Hello dear student, today we will discuss second part of affecting factors, the choice of distribution channel under the fundamental of marketing। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर अफेक्टिंग चैनल ऑफ चॉइस में प्रोडक्ट कंसिडरेशंस और मार्केट कंसिडरेशन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कंपनी कंसिडरेशन, मिडलमैन कंसिडरेशंस और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सी पॉइंट थर्ड, कंपनी कंसिडरेशन यानी कंपनी से संबंधित फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस को अफेक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट कि the selection of distribution channel is also affected by companies own characteristics। जैसे कंपनी जो अपनी विशेषताएं होती हैं वो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेक्शन को प्रभावित करता है। कंपनी विशेषताएं जैसे कंपनी का साइज़ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, उसका अपना एक्सपीरियंस कैसा है। तो दे आर सो मैनी फैक्टर हैं, या कंपनी की पॉलिसीज़ हैं जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शंस को बहुत प्रभावित करती है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग फैक्टर है कि यदि कंपनी की फाइनेंस स्ट्रेंथ बेटर है, अच्छी है, तो सिंपल वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन करने की उसके चॉइस वाइड हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट कर सकती है। यदि कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो कंपनी अपनी सेल्स फोर्स अपॉइंटमेंट कर सकती है, अपनी सेल्स फोर्स को तैयार कर सकती है, या अपने डिफरेंट पूरे देश में हर सिटीज़ में अपने रिटेल आउटलेट ओपन कर सकती है। सो वी कैन से स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या रिटेल आउटलेट के थ्रू कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर सकती है। दूसरी तरफ यदि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वीक फाइनेंशियल कंडीशन है, तो ऑटोमेटिक ऐसी कंपनी को इंटरमीडियरीज या मिडलमैन के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में कंपनी को इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइज़ ऑफ द कंपनी। कंपनी का साइज़ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का अफेक्ट करता है। यदि बिग मैन्युफैक्चरर है, एक बड़ी उत्पादनकर्ता कंपनी है, तो ऐसी कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट सेल करके फ़ायदे में रहती है, यानी उसको फ़ायदा कब मिलेगा जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेगी, अपनी सेल्स फोर्स अपॉइंटमेंट करके डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेगी। यदि कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, कई प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो ऐसी कंपनी भी अपने रिटेल आउटलेट ओपन करके पूरे देश के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में रिटेल आउटलेट ओपन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, कंट्री में सेल्स कर सकती है। दूसरी तरफ यदि कंपनी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं, उसके प्रोडक्ट मिक्स में कम प्रोडक्ट हैं, तो फिर ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेल नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी को फिर थ्रू इनडायरेक्ट सेलिंग यानी रिटेलर और होलसेल के थ्रू ही मार्केट में सेल करना पड़ेगा। एंड यदि बिग मैन्युफैक्चरर है और उसकी जो उत्पादन इकाइयां हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक है, वो भारत के किसी भी देश के डिफरेंट सिटीज़ में, शहरों में फैली हुई हैं, तो फिर इस सिचुएशन में भी ऐसी कंपनी को इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरफ जाना पड़ता है, यानी ऐसी कंपनी मिडलमैन के थ्रू ही मार्केट में या बाज़ार में सेल करेगी। तो दोनों ही फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है।
थर्ड है पास्ट चैनल एक्सपीरियंस। पास्ट चैनल एक्सपीरियंस यानी कंपनी का पास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कैसा एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के चॉइस करने को प्रभावित करता है। यदि कंपनी का पिछला जो ओल्ड एक्सपीरियंस है, कोई ओल्ड स्टैब्लिश्ड कंपनी है और उसका पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ पॉजिटिव है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऑटोमेटिक वो प्रेजेंट टाइम में उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ काम करना चाहिए। दूसरी तरफ जिसका पास्ट एक्सपीरियंस बेटर नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज करना चाहिए। यदि पिछले लास्ट ईयर से इनडायरेक्ट सेलिंग करके इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करके थ्रू होलसेलर और रिटेलर मिडलमैन को चूज़ करके कंपनी को सेल टारगेट बेटर प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है तो प्रेजेंट में भी वही चैनल वो मिडलमैन यूज़ करेगी। यदि पास्ट एक्सपीरियंस का अच्छा नहीं है तो मे बी प्रेजेंट में कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट कर सकती है। फोर्थ है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करने के टाइम पे कंसीडर किया जाता है। ये जनरल कहावत होती है कि कंपनी की रेपुटेशन है व्यक्ति से फास्ट चलती है, तेज चलती है। देयर आर मैनी कंपनी, बहुत सी कंपनी जिनकी गुड रेपुटेशन है क्योंकि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे देते हैं, उनके पर डिमांड करते हैं। यदि कंज्यूमर के बीच में मार्केट के बीच में किसी कंपनी की गुड कंडीशन इमेज, बेटर इमेज है, रेपुटेशन अच्छी है तो ऐसी कंपनी के साथ बहुत से मिडलमैन काम करने के लिए तैयार रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। जैसे टाटा स्टील है, बजाज स्कूटर है, गोल्ड हिंदुस्तान लिमिटेड है, ऐसी कंपनियां को इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ काम करना होता है क्योंकि इनको मिडलमैन को सिलेक्ट करने में, मिडलमैन्स के साथ करने में, बेटर मिडलमैन की चॉइस में किसी प्रकार की समस्या का फेस नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनियां थ्रू मिडलमैन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट है कंपनी कंसिडरेशन में ही प्रोडक्ट पॉलिसीज़। प्रोडक्ट पॉलिसीज़ या प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट पॉलिसी मिक्स का मतलब है कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उन मिक्स में कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उसका प्रोडक्ट मिक्स वाइड है, ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं तो ऑटोमेटिक इस प्रकार की कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से कंपनी के जो प्रोडक्ट मिक्स है उनमें कंसिस्टेंसी है, किस प्रकार बार बार वो चेंज नहीं करती है तो ऑटोमेटिक उनके प्रोडक्ट में समरूपता, होमोजेनिटी भी आ जाती है तो ऐसी कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग या वी कैन से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करती है। सिक्स्थ, मार्केटिंग पॉलिसीज़। मार्केटिंग पॉलिसीज़ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि द कंपनी मार्केटिंग पॉलिसी, जैसे मार्केटिंग कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी जैसे स्पीडी डिलीवरी सिस्टम है, फास्ट गुड्स या प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, आफ्टर सेल सर्विस, एडवर्टाइजिंग हैवी है कम है, उसकी यूनिफॉर्म रिटेल प्राइस किस प्रकार की है, चैनल डिसीजंस में इम्पोर्टेंट प्ले करती, ये पॉलिसीज़ जो कंपनी की है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है चैनल को सिलेक्शन करने में। फॉर एग्जाम्पल विच लाइक टू, यदि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को फास्ट रेट से डिलीवरी करना चाहती है अल्टीमेट कंज्यूमर के पास तो ऐसी कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको इंटरमीडिएट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। यदि कंपनी की पॉलिसी एडवर्टाइजिंग हैवी एडवर्टाइजिंग करवाने की है तो कुछ खुद करेगी एडवर्टाइजिंग, कुछ मिडलमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है तो इस सिचुएशन कंपनी मिडलमैन के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। सो वी कैन से कि मार्केटिंग की पॉलिसी कैसी है, उन पॉलिसी जो भी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसको मैच करता होगा तो वही टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक्सपीरियंस। तो मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी, ये पॉइंट पूरा क्या है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी।
कंपनी के पास जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जो मैनेजर एबिलिटी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करने में को प्रभावित करता है। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णय लिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से संबंध, कौन सा चैनल आप चुनेंगे, तो उसके आधार पर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो यदि कंपनी के पास कैपेबल एक्सपीरियंस पर्सन है, तो मैनेजर एबिलिटी है, तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, डायरेक्ट चैनल को यूज कर सकती है, क्योंकि वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनके पास लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, लैक ऑफ यानी उसका एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, अच्छे लोग मैनेजर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर उसको डिसीजन लेने में समस्या आती है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनीज गोज विद मिडल मैन, तो कंपनी को मिडल मैन के साथ काम करना होता है, क्योंकि वो लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रकार से एटीट्यूड ऑफ कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव उनका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि उनका एटीट्यूड भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन को प्रभावित करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सर्टेन, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट टाइप के मिडल मैन के साथ होता है, और उनका जो एक्सपीरियंस, जैसा उनका एक्सपीरियंस है, यदि उनका एक्सपीरियंस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि इसके विपरीत यदि उनका एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का है, तो फिर कंपनी को इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी मिडल मैन के साथ को सिलेक्ट करके ही प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये कंपनी कंसिडरेशंस, ये कंपनी संबंध विशेषताएं हैं जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्शन करने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट डी मेन फोर्थ पॉइंट्स आता है मिडल मैन कंसिडरेशन, एक कंबाइन हो गया, मिडल मैन कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट मिडल मैन कंसिडरेशन, इसका मतलब मिडल मैन कंपनी का चॉइस किया जाता है, उन मिडल मैन की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं के आधार पे भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस करने में। चॉइस करना कि मिडल मैन किस प्रकार से, उनकी विशेषताएं, कंपनी जैसे उनका साइज़ क्या है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, तो ये भी फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं ऑन द टाइम ऑफ डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या डिज़ाइन होगा, डिसीजन लेते समय इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल मैन, कि मिडल मैन की अवेलेबिलिटी कैसी है। यदि मार्केट में अच्छे मिडल मैन की अवेलेबिलिटी सही मात्रा में है, जिस प्रकार की कैपेबिलिटी, जिस प्रकार की रिक्वायर्ड, जिस प्रकार के मिडल मैन की कंपनी को आवश्यकता है, वो यदि मिडल मैन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो फिर कंपनी उनको सेलेक्ट कर सकती है ना। यदि अच्छे मिडल मैन हैं, इन दिस कनेक्शन द कंपनी शुड मेक एफर्ट टू सेलेक्ट द एग्रेसिव ओरिएंटेड मैन। एग्रेसिव यानी जो आपके सेल्स के टारगेट पूरा कर सके, मेहनत से काम कर सकते हो, कैपेबिलिटी हो, तो यदि हैं तो उनको सिलेक्शन किया जा सकता है। इन केस दे आर नॉट अवेलेबल जैसा कंपनी को चाहती है, तो फिर कंपनी को जिस प्रकार जो अवेलेबल हैं उनमें से सिलेक्शन करना पड़ सकता है, या फिर कंपनी को उस समय तक वेट करना पड़ता है जब तक मिडिल मैन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो जाती, तब तक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। तो मिडिल मैन सम पैराफैक्टर के अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल मैन की उपलब्धता भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकंड, एटीट्यूड ऑफ मिडिल मैन। जिन मिडिल मैन के साथ काम करना होता है कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, तो उन मिडिल मैन का एटीट्यूड, ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
कि मिडलमैन कंपनी के जो मिडलमैन है जो अवेलेबल हैं, उनका कंपनी की पॉलिसी के प्रति उनका एटीट्यूड किस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ मिडलमैन अपना प्राइस खुद सेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्राइस में किसी प्रकार का कंपनी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हम जैसे सिचुएशन वैसा प्राइस चेंज करके सेल करें मार्केट में। यदि कंपनी की पॉलिसी या कंपनी उनकी इस कंपनी की पॉलिसी उनकी इस डिज़ायर को, इस इच्छा को अलाउ करती है, उससे मैच करती है, तो कंपनी के साथ खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके रिवर्स, यदि कंपनी की पॉलिसी है कि वो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पॉलिसी एडॉप्ट करती है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पॉलिसी क्या होती है कि कंपनी ये पहले से सेट कर देती है प्राइस कि कंज्यूमर को इससे ज़्यादा प्राइस में प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाएगा। क्या रिटेलर जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करेगा वो प्राइस कंपनी पहले ही डिसाइड कर देती है। इट इज़ कॉल्ड द रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो ऐसी पॉलिसी है तो ऑटोमेटिक कंपनी के पास मिडलमैन की चॉइस क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडलमैन। इफ द नेचुरल प्रोडक्ट रिक्वायर some services, some extra type of services, for example after sales services, repairs services, इस प्रकार की सर्विसेज, हैवी ऑटोमोबाइल्स, कार, स्कूटर, कंप्यूटर, है ना, जनरेटर सेट्स एक्सेट्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सिचुएशन में वही मिडलमैन कंपनी के द्वारा सेलेक्ट या चूज़ किए जाने चाहिए या चूज़ किए जाते हैं जो इस प्रकार की सर्विस कंज्यूमर को प्रोवाइड करा सकें। अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं करा सकते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक कंपनी को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ चैनल। कॉस्ट ऑफ चैनल इज आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमेशा कॉस्ट में ऐड हो जाती है और जिससे कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर या मार्केटर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वही सिलेक्ट करना चाहिए जो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव हो। तो जनरली माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा कॉस्टलियर होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज थ्रू मिडलमैन इज मोर इकोनॉमिकल। है ना, जो मिडलमैन के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है, बचतपूर्ण होता है। मार्केटर को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वही चैनल सेलेक्ट करे जिसमें कम से कम लागत आए और जो कंपनी का जो सेल टारगेट है उस सेल टारगेट वो पूरा कर सके। सो वी कैन से कि ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी मार्केटर शुड कीप इन द माइंड द कॉस्ट, है ना, लिस्ट एक्सपेंसिव हो और इंश्योर कराए कि वो मेथड कंपनी के सेल टारगेट को पूरा कर लेगा। कई बार कंपनी या मार्केटर हाई कॉस्ट मिडलमैन को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो मिडलमैन कंज्यूमर को डिफरेंट टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है जो दूसरे मिडलमैन प्रोवाइड नहीं करा सकते थे। तो इस प्रकार से वो की वैल्यू जो एडिड वैल्यू सर्विस है वो कस्टमर प्रोवाइड करा देता है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू कंज्यूमर के बिहाफ इंक्रीज हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ चैनल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल। सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल का मतलब है कि कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करते समय मिडलमैन की सेल्स टारगेट को ऑब्टेन करने की कैपेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल कि मिडलमैन, कौन सा मिडलमैन जो कंपनी का सेल्स वॉल्यूम टारगेट है उसको ऑब्टेन कर पाएगा या नहीं पाएगा। और सेल्स वॉल्यूम टारगेट क्या है, ये डिफरेंट मार्केट के सर्वे के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसलिए जो मिडलमैन सेल्स वॉल्यूम टारगेट को ऑब्टेन करा सकते हो
वो चैनल में उनको शामिल करना चाहिए, और जो नहीं करा सकते उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपका सेल टारगेट डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा हो सकता है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाना चाहिए, और यदि हमारा सेल टारगेट सेलिंग के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग से नहीं हो सकता है फिर हमें इनडायरेक्ट सेलिंग की तरफ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एबिलिटी। फाइनेंस एबिलिटी मिडल मैन की एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चॉइस पे इफेक्ट डालते हैं। यदि मिडल मैन की गुड फाइनेंशियल कंडीशन है, बैकग्राउंड है, तो कंज्यूमर को क्रेडिट चॉइस देने के साथ साथ, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के साथ साथ कंपनी या मार्केटर को भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकता है एडवांस में पेमेंट करके, ऑर्डर के साथ पेमेंट करके। तो एक तरफ तो कंज्यूमर को क्रेडिट में गुड्स सेल करके डिमांड कन्विंस कर रहा होता है, और दूसरा मैन्युफैक्चरर एडवांस में ऑर्डर के साथ एडवांस पैसा देके उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट ये फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। द एनवायरमेंट कंसिडरेशंस, कुछ एनवायरमेंट से संबंधित फैक्टर भी होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चॉइस को प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें आता है कंपटीशन एंड लीगल कॉन्स्टेंट। बहुत से मिडलमैन मैनी टाइम्स मिडलमैन आर नॉट अवेलेबल इन द सफिशिएंट नंबर, कि कई बार की मार्केट में जिस प्रकार के मिडलमैन की आवश्यकता होती है वो मिडलमैन मैन्युफैक्चरर को मार्केट में नहीं मिलते होते हैं। तो फिर जिस प्रकार के मिडलमैन अवेलेबल हैं या कंपटीटर ने जिस प्रकार के मिडलमैन यूज़ कर रखे हैं, वैसे मिडलमैन यूज़ करने की मजबूरी कंपनी या मार्केटर की हो जाती है, तो उनको वही मिडलमैन यूज़ करने होते हैं। दूसरी तरफ कुछ सिचुएशन में कंपनी की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, वो भी इफेक्ट डालते हैं, वो भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस पे रुकावट डाल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जो मेडिसिन सेल की जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब वो मान लीजिए मिडलमैन्स उसी को चुन सकती है जिसके पास फार्मेसी की डिग्री हो, जिसको हम लाइसेंस कहते हैं, यानी जो केमिस्ट है वो एक लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, वही मिडलमैन में अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन भी है, ये भी कंपनी के चॉइस को लिमिटेड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन भी हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है कि वैन इकोनॉमिक कंडीशंस कंपनी में देश में इकोनॉमिक कंडीशंस ब्राइट हैं, फ्यूचर अच्छा है, आगे बढ़ने के चांस हैं, तो ऑटोमेटिक इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इफ़ इकोनॉमिक कंडीशन आर डिप्रेस्ड, मंदी की अवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं है, तो इस सिचुएशन में कंपनी को शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली इफ़ मल्टी टैक्स सिस्टम लागू है इकोनॉमी में, तो मल्टी टैक्स सिस्टम लागू में जितने ज़्यादा मिडल मैन होंगे उतना ही टैक्स इम्पोज होता रहेगा, जिससे कॉस्ट या प्राइस इंक्रीज हो जाती है और डिमांड कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में मल्टी टैक्स सिस्टम है तो मैन्युफैक्चरर मार्केटर को शॉर्टर जितना हो सके शॉर्टर डायरेक्ट सेल करें, या फिर वन लेवल इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी थ्रू रिटेलर प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके फैक्टर थे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रभावित करते हैं। इन लास्ट conclusion form we can say, hence it can be said that channel selection is a logical decision, कि सिलेक्शन करना एक लॉजिकल है, एक दे आर सो मैनी फैक्टर हैं, उन सभी फैक्टर को कंसीडर अच्छी प्रकार एनालाइज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिज़ाइन तैयार करना चाहिए। किसी बजाय एक से ज़्यादा चैनल यूज किए जाने चाहिए। ए मार्केटर मस्ट कंसिडर मैक्सिमम फैक्टर while building the distribution channel and selecting the intermediaries। तो एक जितने ज़्यादा फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे उतना ही चांस है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेस्ट होगा। डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये टॉपिक आपको कंप्लीट क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।